अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। एक प्रपोजिशन है जी, जिसके ऊपर मैं बहुत से लोग जो हैं इस पॉइंट के ऊपर कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये बहुत इस तरह की चीज़ें जो हैं बड़ी आसान हैं। सो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इस तरह की चीज़ें बाज़ डायरेक्ट क्लाइंट्स को समझाना मुश्किल होता है। सम टाइम बहुत से लोग जब अपनी कंसल्टेशन बुक करते हैं, उनको बताना मुश्किल होता है। लेकिन ये वीडियो व्लॉग एक ऐसी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो है वो मैं नाम ना लेते हुए भी बड़ी खुल के बता देता हूँ। और वो कहते हैं जी कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, और समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। सो प्रपोजिशन ये है कि अगर एक शख्स जो है वो यूके में रहता है और उसके पास वैलिड वीज़ा था, लेट्स से वो स्पाउस वीज़ा पे आया, या स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे था, या स्टूडेंट वीज़ा पे था, कोई से भी किसी भी वीज़े पे था। चलिए हम इसको सिंपल कर देते हैं कि एक शख्स जो था वो स्पाउस वीज़े पे यूके में था, और उसके बाद उसका वीज़ा जो है वो कर्टेल हो गया, और उसकी कर्टेलमेंट के बाद जो है उसने डिफरेंट किस्म की अपनी एप्लीकेशंस डाल दी। उसने डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन डाल दी, या उसके बाद उसने कोई फी वेवर की एप्लीकेशन डाल दी, या उसने कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा डाल दिया, या उसके बाद जो है ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डाल दी। अब टेक्निकली तौर पे उसकी डिफरेंट किस्म की जो थी एप्लीकेशन जो थी वो चलती आई, वो पेंडिंग रही होम ऑफिस में, या किसी का अभी फैसला ना आया। लेकिन अभी उसकी सिचुएशन ये है कि वो शख्स ये चाहता है, या वो चाहती है, जो भी है, उनके माइंड में ये है कि हम री मैरिज कर लेते हैं। क्या हम नई शादी कर लेंगे तो उसके बाद जो है हमारा वीज़ा स्टेटस जो है वो ठीक हो जाएगा कि नहीं। इसको हम मुख्तलिफ पॉइंट्स में मैं जो है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, पहला पॉइंट तो आ गया कि क्या मैं जो है अब री मैरिज करता हूँ, मैं मैरिज यहाँ पे करूँ तो क्या मेरा वीज़ा स्विच होगा। इससे पहले एक पॉइंट आएगा आपके डिवोर्स का होना। चूंकि आप मैरिड थे, तो यहाँ पे आपके पास जो है, चाहे वो आपके बैक होम कंट्री से डिवोर्स आपको मिली हुई है, या आपको यूके बेस्ड आपके पास इंग्लिश डिवोर्स है, अगर तो आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आउटसाइड दी कंट्री डिवोर्स ले ली तो फिर तो वो एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन अगर एक पार्टी ने डिवोर्स ली है, और मैं और मेरी वाइफ हम दोनों यहीं पे थे, उसके बाद हमने सोचा कि नहीं जी, हम सेपरेट हो गए, अब तल्लक वास्ता नहीं है किसी से, लेकिन हमने अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों ने किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे दिया आउटसाइड दी कंट्री, और वहाँ से ऑफिशियल डिवोर्स जो है वो आ गई। तब जो है आप रजिस्ट्रार सेक्शन को जो है वो कन्विंस कर सकते हैं कि जी एक्चुअल हम दोनों यहाँ पे जॉब पे थे, दोनों के हमारे ये इश्यूज थे, हम बैक होम चूँकि मैरिज वहाँ पे हुई थी तो हमने वहाँ से डिवोर्स ली। हो सकता है रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो आपकी इस बात को मान ले, लेकिन कानूनी तौर पे ये है कि जहाँ के आप हैप्चुअल रेजिडेंट होते हैं, जिस कंट्री में आप पिछले 6 मंथ से रह रहे होते हैं, वहाँ पे डिवोर्स सिर्फ जो है एक्सेप्टेबल उस कंट्री की होगी। मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे यूके में है, सो हमारी डिवोर्स जो है मस्ट बी यूके बेस्ड जो है वो होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये आ जाता है। अच्छा, अब हम सेकंड जाते हैं। मुझे एक लेडी मिल गई, अब वो मुझे कहती है जी कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। अब मैंने उनके साथ शादी करनी है। क्या बात है जी, सेरे सेरे सजने ने सिर ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰੇ ਸੱਜਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ही पता है। चलिए, अच्छा, अब उसके बाद एक रजिस्ट्रार ऑफिस में पहला पॉइंट ये आएगा कि रजिस्ट्रार ऑफिस में आपने अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करना होगा। अब क्या रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो आपकी मैरिज को रजिस्टर्ड करेगा? वहाँ पे मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो पैदा होते हैं। जो ही वो आपकी एप्लीकेशन को ले लेंगे, आपको अपना एड्रेस और दूसरी पार्टी का वैलिड आईडीज और डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे। सेकंड, सेम टाइम आपने अपना वैलिड वीज़ा जो है वो भी आपने उनको दिखाना होगा। अगर आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं है तो फिर आप, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो आप उनको रजिस्ट्रार को जब अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देते हैं कि मेरी होम ऑफिस में एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो जो रजिस्ट्रार की टीम जब होम ऑफिस को लिखती है तो होम ऑफिस की जो कंप्लाइंस टीम होती है वो दोनों पार्टीज को वेरीफाई करती है कि क्या एक दूसरी पार्टी के पास, तो मान लिया ब्रिटिश पासपोर्ट है, या आईएलआर है, या यूरोपियन की बेस के ऊपर उनके पास सेटलमेंट है, उनकी तो साइड होगी क्लियर।
क्या अब आपके पास जो है वैलिड वीज़ा है या नहीं है। ये इस बेस के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो कंप्लाइंस जो है उनकी वो करेगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर उन्होंने आपकी मैरिज को रजिस्टर्ड कर लिया तो ठीक है, हो गया काम। ना किया तो वो आपको इंटरव्यू के ऊपर बुलवा सकते हैं। अब आपको अगर इंटरव्यू के ऊपर बुलवाते हैं, वो दोनों पार्टीज का फिर इंटरव्यू करते हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि इट्स नॉट अ शैम मैरिज, ये फ्रॉड की शादी नहीं है, ये पेड मैरिज नहीं है, ये जेन्युइन मैरिज है, जेन्युइन रिलेशनशिप है। उनका मकसद ये होता है। अब अगर उसमें किसी की एज का डिफरेंस आ जाता है, मतलब मैं जो है 24 का हूँ, मान लें मैंने कह दिया, तो आप भी मान लीजिए कि मैं 24 साल का एक नौजवान लड़का हूँ। अब जिनके साथ, मोहतरमा के साथ मैं शादी करने वाला हूँ, उनकी उम्र 48 है, डबल उम्र की है वो। तो अब क्या उसमें एज मैटर करेगा? एज मैटर नहीं करता। जैसे वो कहते हैं ना कि साइज मैटर करता है या कभी नहीं करता। सो एज मैटर जो है वो नहीं करती इस तरह की किसी, जब तक अगर वो जेन्युइन है। आपकी एज मस्ट भी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, 18 से ऊपर हो, और उसके बाद जो है कोई डिफरेंस नहीं है। मैं 24 का हूँ या वो अगली पार्टी जो है वो 58 की है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस अनटिल अनलेस इफ इज अ जेन्युइन रिलेशनशिप है और ये सारा कुछ ठीक है। अब उसके बाद आपने 2 पॉइंट्स आ गए। पहले जेन्युइन है, सेकंड ये है कि वो आपके पास वैलिड वीज़ा है कि नहीं। फिर वो इंटरव्यू के बाद वो, अगर वो आपको एक्सेप्ट कर लिया ठीक है, वरना वो आपकी कंप्लाइंस करते वक्त जो है वो ऑब्जेक्शन अगर लगा देते हैं तो आपकी मैरिज जो रजिस्टर्ड वो नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद लेट्स से मान लिया अब दूसरी पार्टी जो है वो बेनिफिट्स के ऊपर है। अगर तो वो DWP के बेनिफिट्स ले रहे हैं, केयर अलाउंस ले रहे हैं, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट ले रहे हैं, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं, तो तब तो वो जो फाइनेंशियल थ्रेश होल्ड है जो राइट नो 29,000 पाउंड्स का है वो एग्जेम्प्टेड आ गया, फिर वो इशू नहीं आएगा। अगर कोई शख्स जो है वो यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहा है या बच्चों के बेनिफिट्स ले रहे हैं, अगर अच्छा मान लिया अगर दूसरी पार्टी के 2 3 4 बच्चे भी हैं तो तब भी कोई इशू नहीं होता। अगर आपका जेन्युइन रिलेशनशिप है तो फिर भी वो डाउट नहीं करते कि जी कि ऐसा है कि मैं सिंगल हूं, दूसरी जो जिनके साथ मैं मैरिज करने लगा हूं उनके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, डजंट मैटर, अगर मेरा जेन्युइन रिलेशनशिप है। अब क्या वो बेनिफिट्स यूनिवर्सल क्रेडिट्स के ले रहे हैं या बाकी इस तरह के बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो मेरा साथ में अटैचमेंट होने के बाद जो है, एज अ पार्टनर बनने के बाद जो है, क्या वो उनके बेनिफिट्स पे फ़र्क पड़ेगा? वो बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो कितना फ़र्क पड़ता है वो आपको बेनिफिट एडवाइज़र जो होता है आप उनसे प्रॉपर जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन बेनिफिट्स के ऊपर डेफिनेटली उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पहले वो एज अ सिंगल मॉम जो है वो पेमेंट ले रही होती है, बाद में वो आपका वो पार्टनर जब आ जाता है तो उसमें बेनिफिट्स में जो है वो फ़र्क पड़ता है। अब एक पहला पॉइंट आ गया, आपके पास जेन्युइन आपका वीज़ा जो है वैलिड वीज़ा होना चाहिए। नंबर 2 आ गया, सेकंड पार्टी का 29,000 पाउंड्स जो है वो इनकम होनी चाहिए। अगर वो इनकम नहीं है तो उनका वो जो है या वो एग्जेम्प्टेड हो। थर्ड ये आ गया कि मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है। मैरिज अगर रजिस्टर्ड हो गई तो उसके बाद जो है फिर आप स्पाउस के वीज़ा की जो है वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ पैराए में अगर देखें तो कहाँ पे अगर किसी का थ्रेश होल्ड नहीं है, अगर 29,000 पाउंड्स का नहीं है, सो उसमें पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो आपको 5 इयर्स वीज़ा रूट की बजाय जो है वो आपको 10 इयर्स वीज़ा रूट के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन बल्कि कल परसों भी मैं किसी के साथ मेरी ऐसे जो एक कंसल्टेशन थी, सो उनका भी इशू यही था कि वो उनका ये था कि मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी हुई है, उनके पास भी अपना नंबर 1 मैरिज रजिस्टर्ड है, नंबर 2 उनका जो था अपना वीज़ा जो था उनके पास तो खैर वैलिड था। अच्छा, थर्ड ये था कि जो जिनके साथ मैरिज रजिस्टर्ड हुई वो भी ऑब्वियसली वो ब्रिटिश थे। सो इस तरह की चीज़ों के बाद उनको डाउट ये था कि चूंकि 29,000 पाउंड जो है वो थ्रेश होल्ड नहीं है, तो मैं स्पाउस की वीज़ा की एप्लीकेशन अगर हम फाइल करेंगे तो रिफ्यूज़ल आ जाएगी। सो उसमें रिफ्यूज़ल नहीं आएगी, सिर्फ उसमें ये आएगा कि आपको वो 5 इयर्स रूट की बजाय आपको 10 इयर्स रूट के ऊपर वो डाल सकते हैं। बाकी अदरवाइज और कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि जेन्युइन मैरिज होती है, सारा कुछ है। लेकिन बहरहाल ये जिस प्रपोजिशन की आज हम बात कर रहे हैं इसमें मेन ये है आपका वैलिड वीज़े का होना मस्ट है। नंबर 2 आपकी डिवोर्स जो है पहले की वो होना मस्ट है। नंबर 3 ये है कि आपकी ये जो न्यू मैरिज है इसको रजिस्टर्ड होना मस्ट है। नंबर 4 या वो एग्जेम्प्टेड हो या 29,000 पाउंड्स का जो है वो थ्रेश होल्ड अगर है तो ठीक है, अदरवाइज वो दूसरे रूट के ऊपर वो डाल देंगे जी। और इसमें जो लास्ट का पॉइंट ये है कि क्या आपका जो स्टेटस है वो मैटर करता है कि नहीं करता। स्टेटस जो होता है आपका वो बिल्कुल मैटर करता है कि क्या आप इमिग्रेशन बेल पे अगर आप हैं
तो या वो आप ओवर स्टेयर हैं, डजेंट मैटर कि आपकी, अगर आप कहें कि जी मेरी इस वक्त की एप्लीकेशन पेंडिंग है, इस वक्त की चाहे पेंडिंग है, लेकिन अगर आप प्रीवियसली एक दिन के भी आप अगर ओवर स्टेयर हो चुके हुए हैं तो वो वीज़ा स्विचिंग जो है वो नहीं होगी। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, और मुझसे मिलना चाहें तो ऑफिस में या फ़ोन अपॉइंटमेंट जो है वो आप लेके कंसल्ट कर सकते हैं अपना मैटर जो है, और हमारा ऑफिस जो है वो दोनों काम की फ़ीस चार्ज करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।